हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के रिज़ल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग येस बैंक के Q4 रिज़ल्ट, उनके FY21 के रिज़ल्ट, साथ ही में इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट कमेंट्स और यहाँ पे उसकी पूरे बिजनेस का फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में जानेंगे कि SBI का स्टेक बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है, LIC के स्टेक में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो कैसा हुआ है, और बैंक के जो रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या नहीं, और आपके यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं, आपकी बाइंग, सेलिंग और यहाँ पे होल्डिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए हम लोग अभी चालू करते हैं येस बैंक की सबसे पहले यहाँ पे प्रेस रिलीज से, जो कि यहाँ पे पूरा एक समरी होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे रिजल्ट कैसे हैं तो मैं आपको बताऊँ, रिजल्ट बाजार के मुताबिक नहीं है, रिजल्ट ख़राब है। यहाँ पे जो करीबन माना जा रहा था 1000 से 80 करोड़ रुपए का लॉस आएगा, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CNBC का यहाँ पे ये एक एक्सपेक्टेशन थी 1080 करोड़ की, और वो जो अभी लॉस आया है वो ज़्यादा आया है। अगर आप देखोगे तो अगर हम इसकी बात करते हैं लॉस वगैरह कितना आया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो 122% रहा है, जो कि यहाँ पे इससे थोड़े ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस थी। कैपिटल एडिक्वेसी अगर आप रेशो देखोगे तो 17.5% है। नेट इंटरेस्ट इनकम 9% से ग्रो हुआ है और यहाँ पे 7429 करोड़ रुपए का रहा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम जो होती है, जो मतलब बैंक के अदर ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, वो यहाँ पे 22% से बढ़ी है। Q1Q बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रोबस्ट रही है, Q1Q बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वहीं पे अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखोगे तो ये 14% से लोअर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। वहीं पे नेट एडवांसेस वगैरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,66,000 करोड़ के एडवांसेस है। कंपनी का जो GNP है 15.41% रहा है और 5.88% रहा है। उसी के अलावा कोविड रिलेटेड जो प्रोविजन किया गया है वो 250 करोड़ रुपए का किया है। वहीं पे अगर आप PCR देखोगे फॉर NPA अगर आप देखोगे तो 79% है। तो कल मिला के जो प्रोविजन कवरेज रेशो है 79% होता है। अब अगर हम इसे थोड़ा बहुत और कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये की रेशोज़ है। अब यहाँ पे आप PNL की पूरी हाइलाइट्स आपको समझ में आएंगी और क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू की अगर बात करें, टोटल नेट इनकम बैंक की 1803 करोड़ रुपए की रही है, ठीक है। वहीं पे अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते तो 3700 करोड़ का रेवेन्यू था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसके अंदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और ये बहुत ही ख़राब बात है। और 61% की यहाँ पे जो ये चीज़ हो रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहीं पे अगर आप देखोगे तो Y-on-Y बेसिस पे भी बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम जो है, नेट इनकम, वो Y-on-Y बेसिस पे भी बैंक की ख़राब रही है। तो इसके पीछे अब क्या रीजंस रहे थे ये हमें जानना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको भी स्टडी करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो बैंक के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं अब यहाँ पे 185 करोड़ के रहे हैं, जो 91% से यहाँ पे कम हुए हैं। जो पहला क्वार्टर था ना, वो प्रॉफिट मेकिंग क्वार्टर था, जो यहाँ पे बेसिकली कुछ प्रोविजंस वगैरह बैंक ने रोक लिए थे, उसके कारण आया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे जो प्रोविजन है एकदम से यहाँ पे करीबन 5240 करोड़ के प्रोविजन हो गए। ये जनरली एक ऐसे छोटे बैंक्स में होता है, क्योंकि अगर आप ICICI या फिर येस बैंक वगैरह की बात करते हैं, ICICI या HDFC की बात करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, वो लोग प्रोविजन बना के चलते हैं, पहले से ही बना लेते हैं। और येस बैंक क्या होता है, इवेंट के बाद प्रोविजन बनाता है, और इसलिए अभी यहाँ पे बैंक ने सीधा 5000 करोड़ का एक झटका दे दिया है और उसके कारण पूरे कंपनी के यहाँ पे फिनेंशियल्स बिगड़ गए। कंपनी का यहाँ पे जो लॉस आया है वो 3700 करोड़ रुपये का आया है, जो पिछले साल अगर आप देखोगे तो 3600 करोड़ का नुकसान था और पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ का यहाँ पे नुकसान था। अगर आप यहाँ पे EPS देखते हो तो 1.51 का EPS आ गया है, तो वो एक लगातार बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही। ओवरऑल इस साल के अंदर अगर आप देखोगे तो 3400 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें से 3700 करोड़ का नुकसान बैंक ने इसी क्वार्टर में कर लिया। तो Q4 बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही खराब क्वार्टर आया है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सभी तरह के जो रेशोज जो पहले Q3 में पॉजिटिव टर्न हो गए थे, अब वो खराब हो गए। यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत ही खतरनाक है, 1.6% का ही मार्जिन रहा है, और इसलिए अगर आप देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो रही है और ये बहुत ही कम है। अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखोगे ना तो लगभग 3 से 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब हुआ मैं बैंक को कितना इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर से, और बाहर जो अपने लेंडर्स हैं जिसने बैंक ने लोन ले रखा है उन्हें कितना पे कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। वहीं पे अगर हम देखेंगे बैंक की कॉस्ट टू इनकम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉस्ट यहाँ पे 89% फॉर्म कर रहा है और ये बहुत ही खराब रिजल्ट है। वहीं पे
अगर आप देखोगे नॉन इंटरेस्ट इनकम जो पार्ट होता है पीएनएल का वो 45% बन गया। मतलब बैंक की जो अदर बिजनेस है, अदर देन मेन बिजनेस से यहाँ पे जो इनकम आ रही है वो 45% आ रही है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये अच्छे संकेत नहीं होते, क्योंकि अदर इनकम जो होती है वो एक बहुत वन टाइम इनकम होती है। और इसके पीछे हो सकता है क्या रीज़न हो कि जो येस बैंक का वो 1200 करोड़ की जो रिलायंस की वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी, उसका भी रीज़न थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं पे डिपॉजिट और एडवांसेस अगर आप देखोगे तो वो भी इतने हेल्दी नहीं है। एडवांसेस 1.7% से कम हो गए हैं और लोन कम हो गया है। 11.4% से इनकी डिपॉजिट बढ़ी है और यहाँ पे 54% से वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 2.7% से यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे डिपॉजिट कम हुआ है। वहीं पर अगर आप टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो नेटवर्थ है बैंक के लिए यहाँ पे वो करीबन 40,000 करोड़ की आती है। और यहाँ पे जो शेयर होल्डर फंड है वो 33,000 करोड़ का होता है। तो लगभग शायद हमें यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट पे देखना पड़ेगा कि ये इसमें से नेटवर्थ का फिगर कौन सा है। यहाँ पे टोटल कैपिटल फंड में बैंक ने क्या क्या इंक्लूड किया है, हमें वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स ही यहाँ पे मेरे हिसाब से नेटवर्थ होगा। तो 33,000 करोड़ की इनकी नेटवर्थ रही है। कैपिटल एडुकेशन रेशो नेगेटिव होता जा रहा है अगर आप देखोगे। वहीं पे CET1 रेशो नेगेटिव हुआ। फिर बुक वैल्यू पर शेयर, ये बेसिकली आपका नेटवर्थ आ गया। तो 13 रुपये इसका बुक वैल्यू है, मतलब इसकी जो असेट्स की वर्थ है ना वो 13 रुपये है। और अभी शेयर प्राइस कितने चल रहा है, लगभग 14 रुपये का चल रहा है। तो मतलब प्राइस टू बुक रेशो जो है ना वो बहुत कम है और ये पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम है और एक अच्छी बात है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आप इसको लेके चले बाय करें। और ये फंडामेंटल ही वीक है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के देगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, ना ही येस बैंक से एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ पे कुछ पैसा बनेगा, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस कम है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है और इनके प्रोविजंस वगैरह ज़्यादा है। प्रोविजन कवरेज रेशो की बात करें 78% है। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। मेरे अगर 100 करोड़ के एनपीए हैं और मैंने उनके अगेंस्ट जो प्रोविजन बना रखा है, मतलब जो 100 करोड़ के खराब लोन थे उनके अगेंस्ट जो प्रोविजन बना रखा है वो मैंने करीबन बना रखा है 76%, 78%। ठीक है, तो ये होता है अपना प्रोविजन। और ये येस बैंक के प्रोविजन हर बार से कम होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे HDFC बैंक की, तो उसका जो प्रोविजन कवरेज रेशो 150% का है। उनके 100 करोड़ के एनपीए के अगेंस्ट वो 150 करोड़ का वो लोग बना के चलते हैं। तो इसलिए वो बैंक है और वो जाइंट है, वो इंडस्ट्री लीडर है। बट ऐसा नहीं है कि सभी बैंकों के इतने अच्छे होते हैं। लगभग ICICI बैंक का भी 80% का यहाँ पे प्रोविजन कवरेज रेशो है। रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस का मतलब क्या हुआ, जिनके यहाँ पे लोन्स को बदल दिया गया है। तो ओवरऑल जो रिस्ट्रक्चर एडवांसेज है वो कम हुए, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट वगैरह ठीक है, ये मेरे कुछ काम का नहीं होता। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यहाँ पे 113% रहा है और जो यहाँ पे पिछली बार से ये थोड़ा अच्छा रहा है। कासा रेशियो जो बैंक का है वो यहाँ पे 26.1% रहा है, जो पिछली बार से बढ़ा है। तो ओवरऑल ये जो फिगर्स है ये इस तरीके से आपको दिखेंगे। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर था एनपीए का, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनपीए में यहाँ पे प्रॉब्लम होती गई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एनपीए यहाँ पे कम होने चाहिए, बट वैसा नहीं हुआ है। HDFC और ICICI के केस में एनपीए कम हुए थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी, बट यहाँ पे नहीं हुए हैं। और ये ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा येस बैंक के, जब यहाँ पे कल बाजार खुलेगा तब। तो ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पे थोड़ी बहुत और चीज़ें देखेंगे और आपको रिजल्ट एट ग्लैंस वगैरह देखी जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी आपको जो जानकारी मिलेंगी वो सभी इन्फोग्राफिक्स में मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15,000 करोड़ का यहाँ पे FPO लॉन्च किया था और इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम वगैरह, यहाँ पे जो हाईली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया 42% का। अब इसमें आपको सारी ऐसी चीज़ें दिखेगी जो बहुत ही अच्छी है। बैंक के बारे में अगर किसी को अच्छी चीज़ जाननी है तो वो यहाँ पे अब दिखती जाएंगी। 42% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, बट नेट प्रॉफिट अपना नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ पे अपन ने करीबन 4,900 करोड़ की यहाँ पे स्ट्रेस एसेट्स को यहाँ पे रिकवर कर लिया है। मतलब एनपीए की रिकवरी 4,900 करोड़ की थी, जो यहाँ पे ओवरऑल जो टारगेट था वो 5,000 से 6,000 करोड़ का था, तो उसको लगभग बैंक ने मीट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसी के अलावा यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे 2 पार्टनर्स फ्रेंचाइजी वगैरह पार्टनर किया है। ROA जो अगर आप देखोगे तो 1 से 1.5% का नेगेटिव ROA है। और यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस इन आवर यहाँ पे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स अगर देखोगे तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 9% से ग्रो हुई है। यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे FY21 का जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 42% से बढ़ा है और 14% से लो हुआ है। डिपॉजिट 55% से यहाँ पे बढ़ गए हैं इनके। वहीं पे कासा रेशो यहाँ पे 51% से, अगर आप देखोगे वो कासा ग्रोथ जो है वो यहाँ पे 51% है। ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पे 2% से कम हुए। रिटेल MSME जो एडवांसेस का मिक्स है वो यहाँ पे करीबन 51% रिटेल लोन्स है और CD रेशो वगैरह ठीक है, ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। बाकी बुक वैल्यू पर शेयर देखोगे और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना दे रखा है
और कितना आया है। मतलब इसका सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे बैंक के पास कितनी डिपॉजिट है और बैंक के पास कितना लोन दे रखा है। कंपनी ने लोन ज़्यादा दे रखा है और डिपॉजिट कम है, मतलब बैंक ने अपनी डेप्ट को फंड किया है यहाँ पे लोन देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसी के अलावा कॉस्ट टू इनकम रेशो वगैरह आप देख सकते हो। फिर CET1 रेशो की बात हो ही चुकी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर वहीं पे अगर हम GNPA NPA देखें तो एज ऑन डेट बैंक के यहाँ पे करीबन मार्च 21 में आप देखोगे तो 28,000 करोड़ का यहाँ पे बैंक के पास GNPA पड़ा है। और वहीं पे जो प्रोविजंस हेल्ड कर रखे हैं बैंक ने इनके अगेंस्ट में वो 26,000 करोड़ के कर रखे हैं। और इसी को अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग प्रोविजन कवरेज रेशो आ जाएगा। फिर टेक्निकल राइट ऑफ्स वगैरह जो बैंक ने 17,000 करोड़ के यहाँ पे राइट ऑफ कर दिए हैं। अब अगर आप देखोगे तो बैंक का जो नेट एक्सपोजर है NPA वगैरह से 20% Q-on-Q बेसिस पे कम हुआ है। ठीक है। फिर ओवरबुक ड्यू क्या होता है, मतलब किन लोगों ने कितना रुपए बाकी है। अगर आप देखोगे 60 दिन से ज़्यादा का जिन लोगों का ओवर ड्यू है वो 4,600 करोड़ के लोन है जिन्होंने यहाँ पे 60 दिन से ज़्यादा पैसा नहीं चुकाया। वहीं पे 30 दिन से 60 दिन तक जो पैसा नहीं चुकाने वाले लोग हैं वो ऐसे 9,000 करोड़ के लोन है। उसी के अलावा यहाँ पे बैंक ने अगर ये भी बताया कि अभी जो 2,200 करोड़ के लोन है, ये अगर आप देखोगे इसमें जो पार्ट है ना 61 से 90 वाले में, 61 से 90 वाले के लिए अभी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोएक्टिव जो है वो यहाँ पे चल रहा है। इसके लिए अभी अगर यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग अगर हो जाती है और इस पर यहाँ पे बैंक ने 10% प्रोविजन बनाना है। उसी के अलावा स्लिपेजेस जो मैंने आपको बताया, रिकवरी NPA की कितनी हुई है, वो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे असेट क्वालिटी यहाँ पे बैंक बोल रहा है इंप्रूव हो रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि बैंक ने क्यों बोला है। असेट लाइबिलिटी यहाँ पे जो असेट क्वालिटी तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है मार्च 21 में। उसी के अलावा बिजनेस मिक्स वगैरह है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, कंपनी के नए CEO आए थे, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रेस बुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बैंक का स्ट्रेस बुक है, जो कि ये बैंक का मतलब ख़राब लोन्स का जो बुक होता है, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछली बार से अगर आप इसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो ये सारी कंपनी के बैंक के जो स्ट्रेस बुक्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये कैसे कैसे हुआ है, अभी 28,000 करोड़ की GNPA, उसमें से प्रोविजन 18,000 करोड़ का, नेट एक्सपोजर यहाँ पे 9,813 करोड़ का है। फिर जो GNPA FY20 में थे 32,000 करोड़ के थे, उसमें 12,000 करोड़ के नए GNPA हुए। फिर थोड़ी बहुत रिकवरी हुई या फिर अपग्रेड या फिर राइट ऑफ हुए तो वो 16,000 करोड़ के हो गए। इसमें अपग्रेड और राइट ऑफ जो होता है मतलब वो सही हो गए या फिर उनको राइट ऑफ कर दिया यानी उनका लॉस बुक कर लिया, ये रिकवरी नहीं है। फिर जो इस साल के GNPA हैं वो अब यहाँ पे कितने बन गए हैं, 28,610। फिर यहाँ पे जो बैंक ने अभी, आप इसको ऐसे देखिए, ये 32,000 से ये कैसे 28,000 पे आया, ये उसकी पूरी गणित है। और वहीं पे अब जो 28,000 के अगेंस्ट में यहाँ पे 18,000 करोड़ के प्रोविजन है। नेट NPA बैंक का 9,813 करोड़ है और अभी 9,813 करोड़ का जो चिट्टा बिट्टा है वो यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, बैंक ने सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बैंक ने लोन दिए थे ना, रियल एस्टेट को दिए थे, तो वो ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। और अगर आप देखोगे अभी अगर आप देखेंगे अपग्रेड्स और रिकवरीज कितनी हो रही है, तो यहाँ पे बैंक ने वो बताया कि ये कितनी यहाँ पे कैश रिकवरी हुई है। अगर आप देखोगे ये NPA की रिकवरी का फिगर है जो यहाँ पे बैंक ने दिया है, और ये अपग्रेड का फिगर है। मतलब क्या हुआ कि मैं पहले डिफॉल्ट कर रहा था बट मैं अब डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को अपग्रेड कर दिया गया। उसी के अलावा PNL में कितना बेनिफिट बुक किया है कंपनी ने इन सभी चीज़ों के कारण, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये प्रोविजन राइट बैक, जिसकी मैंने आज हमारे अभी एक्सपेक्टेशंस में बात करी थी कि जो कंपनी ने 1,200 करोड़ का वो जो उसको ले लिया है अडाक ग्रुप के रिलायंस सेंटर को, तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लगभग बैंक ने करीबन ये 400, अगर आप 214 और 128 को प्लस करते हो तो इतना इफेक्ट ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करीबन 100 से ज़्यादा अकाउंट्स की रिकवरी हो गई है ओवरऑल यहाँ पे बैंक की, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे बहुत सारे कुछ वैल्यू क्रिएशन के पिलर्स हैं जो बैंक ने बताए हैं। रिटेल वगैरह में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये जो रिटेल एडवांसेस और उनकी सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे सिक्योर्ड और रिटेल अनसिक्योर्ड एसेट्स वगैरह के बारे में बता रखा है। और यहाँ पे जो अभी अगर आप देखोगे तो डिसबर्समेंट वगैरह के बारे में बताया, ये बहुत ही लोन कैसे किसको दे रखा है, कितना दे रखा है, उसके बारे में है। हमें इसमें ज़्यादा नहीं देखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिटेल एसेट्स की जो डिसबर्समेंट है उसमें 84% यहाँ पे सिक्योर्ड एसेट है और 16% यहाँ पे बैंक की यहाँ पे अनसिक्योर्ड है। तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ पहले बैंक नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, हर किसी को लोन दे देता था, वो सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है। फिर उसी के अलावा अगर आप देखोगे रिटेल कलेक्शन एफिशिएंसी जो रही है 96% की रही है। इसका मतलब मैं समझा तो कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है। मान लीजिए मुझे 100 रुपये का पैसा मिलने वाला था इस क्वार्टर में और मुझे उसमें से कितना मिलता है 96, मतलब 4 रुपये का पैसा मेरा रिकवर नहीं हुआ, मतलब लोगों ने देने से मना कर दिया, वो मेरे बैंक में नहीं पहुंचा, तो उसको कहते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी, जो कि है अभी 96%। और अगर आप देखोगे कलेक्शन एफिशिएंसी बैंक की पिछले साल से Q4 में जहाँ पे 97% थी अब 96 हो गई है, लगभग सेम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो बिजनेस ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे कंपनी ने अपने रिटेल एडवांसेस को ज़्यादा बढ़ाया, करीबन यहाँ पे वो बैंक बोल रहा है कि 1 लाख करोड़ तक के हमारे रिटेल एडवांसेस हो जाएंगे, जो कि अगर आप देखोगे टोटल अभी अगर आप देखेंगे एडवांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे जो अभी बैंक ने टोटल एडवांसेस अगर आप देखोगे तो ये आप देख सकते हैं 49,000 करोड़ के, और बैंक बोल रहा है यहाँ पे 1 लाख करोड़ तक के टोटल एडवांसेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे बैंक ने कासा वगैरह का फिगर दिया था, जो आप यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन को टेढ़ा करके देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे फ़ी इनकम जो है बैंक की हो रही है, जो कि अलग अलग तरीके से होती है। फ़ी इनकम में मतलब यहाँ पे जो कमीशन ब्रोकरेज वगैरह आ जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, और वो ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं, क्रेडिट कार्ड वगैरह के बिज़नेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर उसी के अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रन रेट इन नंबर ऑफ अकाउंट्स एक्वायर्ड, यहाँ पे ओवरऑल जो कासा अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें जो इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है वो कम देना पड़ता है। तो कासा की ग्रोथ के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और वही सारी चीज़ें हैं। और ये रिटेल डिपॉजिट वगैरह जो बैंक का ग्रो हो रहा है, इससे पता पड़ता है कि यहाँ पे बैंक में वापस लोगों को अब यहाँ पे फेथ है, क्योंकि अभी आपको पता होगा तो मोरेटोरियम लग गया था, तो उसके कारण बहुत से लोगों ने अपना पैसा वैसा इधर उधर कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर रूरल एसेट्स है, माइक्रो लोन, एसएमई, क्रेडिट कार्ड बिजनेस के बारे में अगर आप देखोगे तो बैंक के जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है वो करीबन 9,47,000 यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड्स है। फिर यहाँ पे जो स्पेंड्स वगैरह हैं उसका रेशो दे रखा है। होलसेल बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक ने जो होलसेल बैंकिंग का बुक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अभी बहुत ही ज़्यादा अभी अजीब अजीब डेटा देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्या क्या है। कुछ और चीज़ें अगर अच्छी है तो कैसा है, ये यूपीआई का मार्केट शेयर वगैरह दे रखा है, और ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम देखेंगे कासा डिपॉजिट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, बैंक एक ही चीज़ को 3 बार बता चुके हैं। एक्विजिशंस वगैरह यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो बड़े बड़े जो डील्स हुई हैं उसके बारे में है। सेल्स फोर्स के यहाँ पे प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे बात करी है बैंक ने, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे बैंक का जो टोटल एम्प्लॉय बेस है वो यहाँ पे 22,000 का है, जिसमें से टॉप मैनेजमेंट में 65 लोग आते हैं, और यहाँ पे 211 लोग सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत और चीज़ें देखेंगे, और यहाँ पे FY22 की गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या गाइडेंस है, कासा रेशो 30% से ऊपर की है, CD रेशो यहाँ पे जो है 100% से कम होना चाहिए, अभी जो 102% है उससे कम होना चाहिए, और कासा रेशो यहाँ पे 30% बोल रहा है, जो अभी लगभग 24-25% है। फिर यहाँ पे ROA को इम्प्रूव करना है, यहाँ पे रिकवरीज करनी है, और उसी के अलावा जो बैंक के एडवांसेस की ग्रोथ है, जो इस बार बहुत ही म्यूटेड ग्रोथ रही है, वो 15% की ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि FY22 में हमें ये बैंक से एक्सपेक्टेशंस है, और ये सारे अपने फ्यूचर आउटलुक है। तो अगर ये सारी चीज़ें करती है तो यहाँ पे अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाती है तो ये बैंक के लिए ख़राब है। वहीं पे कैपिटल सफिशिएंसी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वगैरह कस्टमर कॉर्नर में ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत फिनेंशियल हाईलाइट्स आ गई हैं, वापस थोड़ी बहुत चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं। यील्ड ऑन एडवांसेस मतलब बैंक अपने लोन पे कितना रुपए का इंटरेस्ट कमा रहा है, तो वो 6.9% है, और कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पे 6.0 है, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5.7 है। इसलिए यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बहुत कम आ जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यील्ड ऑन एडवांसेस, जो मतलब जो मेन बिजनेस है। 9% का जो इंटरेस्ट ले रहा था बैंक, अभी यहाँ पे 6.9 हो गया है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी अदर तरह के प्रोविजंस वगैरह कैलकुलेशंस होती हैं, जिसे यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे नॉन इंटरेस्ट इनकम की यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो पिछली बार नॉन इंटरेस्ट इनकम बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका ये चिट्टा बिट्टा है। जो सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो फॉरेक्स और कैपिटल मार्केट गेन से 629 करोड़ रुपए आए थे, जो इस बार नहीं है, अभी केवल 218 करोड़ का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है बैंक के अगर आप देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, अभी जो बैंक की रेंटल कॉस्ट वगैरह हो रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेंटल कॉस्ट 117 करोड़ की है। और ये जब अनिल अंबानी ग्रुप का वो रिलायंस सेंटर खरीदा है, तो यहाँ पे इससे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि एक रिड्यूस हो जाए। प्रोविजंस वगैरह अगर आप देखोगे तो NPA के लिए जो प्रोविजंस बनाए हैं बैंक ने, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रोविजन वगैरह कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोविजंस वगैरह देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ों को आप और स्टडी कर सकते हैं। बाकी ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी, हम लोग ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Q4 FY20 में 6,500 करोड़ का प्रोविजन किया है, और अदर प्रोविजन मिलू के सब टोटल यहाँ पे जो प्रोविजन है 3,910 का नेट प्रोविजन किया है, जिसका यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि 3700 करोड़ का तो यहाँ पे हिट ले लिया है, जो हम लोग ने PNL में देखा था, ठीक है। बैलेंस शीट वगैरह आप देख सकते हैं, मैंने प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से बता दिया है कि बिल्कुल अपने नेट वर्थ पे और बुक वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, वैल्यूएशन के टर्म में अच्छा है।
वहीं पे ब्रेकअप ऑफ एडवांसेस वगैरह है जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने किन किन तरह के लोगों को यहाँ पे एडवांस दिया है, ये सारी चीज़ें हैं। बुक वैल्यू वगैरह आप देख सकते हो, और ये रिटेल और उनका कैसे कैसे है। एडवांसेस का जो बुक है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे जो टोटल एडवांसेस जो बैंक ने रिटेल सेक्टर में दिया है, जो बैंक ने बोला था हम लोग कैसे ही करेंगे, तो 2% की रिटेल ग्रोथ हुई है। और अभी इसके अंदर यहाँ पे बैंक 100% ग्रोथ देखना चाहता है, मतलब 60% रिटेल एडवांसेस का टारगेट रखता है। और कॉर्पोरेट लोन में यहाँ पे 3% कम है, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन से बैंक को हर बार यहाँ पे नुकसान हुआ है। बड़े बड़े जो घपले हुए हैं बैंक में वो सारे इसी कारण हुए हैं। वहीं पर 31 मार्च 2021 का NPA और आप ये देख सकते हैं तो ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट 2020 के फिगर से यहाँ पे कम हुआ है। बाकी GNP अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक का सबसे ज़्यादा जो GNP है ना वो 26% यहाँ पे GNP बैंक को कॉर्पोरेट से होता है, और इसलिए ये कॉर्पोरेट को अब लोन ही नहीं देना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो बैंक ने थोड़ा बहुत यहाँ पे जो अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे तो उसके कारण यहाँ पे इंटरेस्ट राइट बैक किया है, रिवर्सल वगैरह किए हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल, ये सब चीज़ें हैं। और डेप्ट इन्वेस्टमेंट है कंपनी का कितना कितना है, वो सारी चीज़ें दिखा रखी कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और जो BB बुक है, मतलब यहाँ पे जो BB बुक है BBB एंड बिलो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो 26.5% की है, और जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पे 14% से कम होने की। तो ओवरऑल यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। जो डेप्ट इन्वेस्टमेंट है एक बैंक के, वो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। क्रेडिट रेटिंग में आप देख सकते हैं ये सारी तरह की क्रेडिट रेटिंग का यहाँ पे चिट्टा बिट्टा दे रखा है। बैंक की जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो यहाँ पे अभी जो फाइनल और लास्ट जो अभी अगर आप रेटिंग्स हैं वो ये देख सकते हैं, वो ये है। तो ओवरऑल जो रेटिंग है वो BBB लगभग चल रही है, और किसी में A2+ है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी तरह की यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग आप देख सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे इन्वेस्टर ब्रेस है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल, यहाँ पे जब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग उसके लिए अलग से ही देख लेते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग कर लेते हैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस। अगर आप ऊपर से देखते हो तो क्या दिख रहा है आपको, 15% जहाँ पे पहले FII का स्टेक था उन लोग ने अपना स्टेक कम कर दिया है। वहीं पे अगर हम DII की बात करें जहाँ पे 47% का स्टेक था उन लोग ने भी अपना स्टेक बेच दिया, मतलब बड़े लोग तो अपना शेयर लेके निकल गए। बात करेंगे SBI और FII की, तो यहाँ पे हम वो भी देखेंगे। तो और क्या क्या अगर स्टेक है, SBI का जो स्टेक है एकदम स्टेबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे LIC का जो स्टेक है वो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये 4.99% का स्टेक है, जो कि अगर आप देखोगे पहले यहाँ पे जो LIC का स्टेक था वो कहीं पे और था, बट अभी उसको ऊपर नीचे करके यहाँ पे डाल दिया है। LIC पहले भी यहाँ पे स्टेक होल्डर था। ICICI बैंक का स्टेक एकदम सेम है। फिर यहाँ पे एक एक्सिस बैंक है जिनने अपना यहाँ पे शेयर बेच दिया है। फिर अगर आप देखोगे तो बंधन बैंक ने अपना क्या किया, शेयर एकदम वहीं का वहीं रखा है। उसके अलावा HDFC ने अपना स्टेक नहीं बेचा है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें LIC, ये जो LIC को था ना पहले वो प्लस फंड स्कीम को यहाँ पे डाल दिया, तो LIC के स्टेक में कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप HDFC की बात करें उनका स्टेक भी बिल्कुल सिमिलर है। और बाकी यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो लगभग बहुत से बड़े बड़े लोग जो SBI म्यूचुअल फंड जो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो अपना शेयर लेके निकल गई है। FII की बात करें तो अभी कौन सा FII रह गया है, बे ट्री होल्डिंग्स है जो सबसे बड़ा है, उसका 6% का स्टेक है, बट उसने अपना स्टेक भी यहाँ पे कम कर लिया है एक साल के अभी पिछले क्वार्टर के अंदर। वहीं पे उसके बाद जो सबसे बड़ा है अमांसा होल्डिंग्स है, उसने अपना स्टेक सेम रखा है। तो लगभग आज हमने पूरे येस बैंक के बारे में सारी चीज़ें जान ली, इसकी वैल्यूएशंस, इसकी PE रेशो, इसकी परफॉर्मेंस, इसका NPA, इसके टोटल इनकम, सभी तरह की चीज़ें आज हम लोग ने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे येस बैंक को स्टडी कर लिया है। बात आती है येस बैंक अभी टेक्निकली कैसा लग रहा है। टेक्निकली येस बैंक यहाँ पे वीक लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं आपको बोलूँगा तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए जितने आने चाहिए थे। ठीक है, अभी भाव चल रहा है लगभग 14 रुपये के लगभग, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ पे आपको 13.5 और 13 रुपये तक के भाव आए। तो ये बाय ऑन डिप्स का शेयर है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से मत खरीदिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदिए, क्योंकि बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आने वाले 1 से 2 साल में आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। और धीरे धीरे NPA की सफाई चल रही है, बैंक कर रहा है काम, बट यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। अभी यहाँ पे जो बैंक के लिए एक नई प्रॉब्लम आई थी वो ये है कि ARC बैंक ने बनाना था, जिसके लिए यहाँ पे अभी RBI ने मना कर दिया है। तो अभी बैंक को अपने जितने भी करोड़ों के NPI हैं उनके, अगर आपने देखा अभी बैलेंस शीट में करोड़ों रुपए के NPI पड़े हैं, तो उनका यहाँ पे रिजोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक जो नया प्रपोजल ये चल रहा है कि बैंक किसी और ARC में थोड़ा बहुत अपना स्टेक खरीद ले और वो ARC यहाँ से अपने NPA को ले जाए। अगर ये ARC वाला ट्रांजेक्शन कुछ भी होता है ना, तो ये बैंक के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। 2-3-4 रुपये का ये
अकेला इवेंट है जो यहाँ पे कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अगर आप हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे अगले 3 महीने के टारगेट क्या है, तो 15 रुपये तक आ जाना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 3 महीने में 15 से 17 रुपये आएगा। और वहीं पे जो पूरे साल का टारगेट है वो 20 रुपये का है, और बाकी हमारा जो 3 से 5 साल का टारगेट रहता है वो यहाँ पे करीबन 40 रुपये का है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये था हमारा पूरा स्टॉक टिप और स्टॉक एनालिसिस येस बैंक का कंप्लीट फंडामेंटल बाय बीट द स्ट्रीट। हर तरह के शेयर के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और शेयर कीजिए ये वीडियो सभी येस बैंक के शेयर होल्डर्स के साथ, क्योंकि इतना डिटेल्ड एनालिसिस जनरली यूट्यूब पर लोगों को देखने में नहीं मिलता, और बहुत से लोग येस बैंक में फंसे हुए हैं, इसलिए उनको ये जानना भी ज़रूरी है कि येस बैंक ने आखिर परफॉर्म कैसा किया है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।